नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आकाश मौर्य और आज हम शुरू करने जा रहे हैं भारतीय संविधान का पूरा अध्याय। जरा सोचिए, 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो गया। अंग्रेज भारत छोड़कर जा चुके थे। पूरे देश में खुशी का माहौल था। लेकिन आजादी के साथ एक बड़ी समस्या भी सामने थी। अब देश चलेगा कैसे? कानून कौन बनाएगा? सरकार की शक्ति कितनी होगी? जनता के अधिकार क्या होंगे? और अगर सरकार गलत फैसला ले तो उसे रोकेगा कौन? इन सभी सवालों का जवाब एक ही चीज में छिपा था: संविधान। संविधान किसी भी देश का सबसे महत्वपूर्ण कानून होता है। देश के बाकी सभी कानून संविधान के अनुसार बनाए जाते हैं। अगर कोई कानून संविधान के खिलाफ जाता है तो उसे अदालत द्वारा रद्द भी किया जा सकता है। भारत में संविधान बनाने का विचार नया नहीं था। 1934 में पहली बार एम.एन. राय ने संविधान सभा का विचार रखा था। बाद में कई राष्ट्रीय नेताओं ने भी इस मांग का समर्थन किया। आखिरकार 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। इस बैठक के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। कुछ समय बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष चुने गए। अब संविधान बनाने का काम शुरू हो चुका था। लेकिन सोचिए, ये काम कितना मुश्किल रहा होगा। भारत में अलग-अलग भाषाएं थीं, अलग-अलग धर्म थे, अलग-अलग संस्कृतियां थीं, हर क्षेत्र की अपनी समस्याएं थीं। ऐसे में ऐसा संविधान बनाना था जो पूरे देश को एक साथ जोड़ सके। इसके लिए संविधान सभा ने कई समितियां बनाईं। इन समितियों में सबसे महत्वपूर्ण थी ड्राफ्टिंग कमेटी, यानी प्रारूप समिति। 29 अगस्त 1947 को इस समिति का गठन किया गया। इस समिति के अध्यक्ष बनाए गए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आज जब भारतीय संविधान की बात होती है तो डॉक्टर अंबेडकर का नाम सबसे पहले लिया जाता है, क्योंकि संविधान को अंतिम रूप देने में उनका योगदान बहुत महत्वपूर्ण था। इसी कारण उन्हें भारतीय संविधान का शिल्पकार कहा जाता है। हालांकि संविधान सिर्फ एक व्यक्ति ने नहीं बनाया था। संविधान सभा के सभी सदस्यों ने इसमें योगदान दिया था। कई विषयों पर लंबी बहस हुई, हजारों सुझाव दिए गए, सैकड़ों संशोधनों पर चर्चा हुई। फिर इन सभी विचारों को ध्यान में रखते हुए संविधान तैयार किया गया। संविधान बनाने में कुल 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे। संविधान सभा ने 11 सत्रों में काम किया। 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया गया, लेकिन इसे उसी दिन लागू नहीं किया गया। इसके लिए 26 जनवरी 1950 की तारीख चुनी गई। ये वही दिन था जब 1930 में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था। इसीलिए संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया और इसी दिन भारत एक गणराज्य बना। यही कारण है कि हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, जबकि 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। अब एक सवाल आता है, आखिर भारतीय संविधान इतना खास क्यों माना जाता है? सबसे पहली बात, ये दुनिया के सबसे बड़े लिखित संविधानों में से एक है। जब संविधान लागू हुआ था, तब इसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थीं। बाद में कई संशोधनों के कारण इसकी संरचना और भी बड़ी हो गई। लेकिन संविधान सिर्फ नियमों की किताब नहीं है। ये एक ऐसा दस्तावेज है जो देश के मूल विचारों को भी बताता है। यहीं पर आती है संविधान की प्रस्तावना, यानी प्रिएम्बल। अगर संविधान को एक किताब माना जाए, तो प्रस्तावना उसका परिचय है। प्रस्तावना हमें बताती है कि भारत किस प्रकार का देश है और उसके उद्देश्य क्या हैं। इसकी शुरुआत होती है हम भारत के लोग से। इसका अर्थ है कि संविधान की असली शक्ति जनता है। सरकार जनता से शक्ति प्राप्त करती है। कोई राजा, कोई विदेशी ताकत या कोई विशेष वर्ग संविधान का मालिक नहीं है। भारत की जनता ही इसकी सबसे बड़ी शक्ति है। प्रस्तावना में भारत को संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणराज्य राष्ट्र कहा गया है। संप्रभु का मतलब है कि भारत अपने फैसले खुद लेता है। समाजवादी का अनफोल्डेड है कि सभी लोगों को आगे बढ़ने के समान अवसर मिले। पंथ निरपेक्ष का मतलब है कि राज्य किसी एक धर्म का पक्ष नहीं लेगा। लोकतांत्रिक का मतलब है कि जनता अपने प्रतिनिधि खुद चुनेगी। और गणराज्य का मतलब है कि देश का प्रमुख कोई राजा नहीं, बल्कि जनता द्वारा चुना गया राष्ट्रपति होगा। प्रस्तावना में न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जैसे आदर्श भी दिए गए हैं।
यही वे आधार हैं जिन पर भारतीय लोकतंत्र खड़ा है। लेकिन संविधान सिर्फ आदर्शों की बात नहीं करता। ये नागरिकों को कुछ ऐसे अधिकार भी देता है जिनके बिना लोकतंत्र अधूरा माना जाता है। अब आगे हम उन्हीं मौलिक अधिकारों के बारे में जानेंगे जो हर भारतीय नागरिक को शक्ति देते हैं और सरकार की सीमाएं भी तय करते हैं। अब तक हमने समझा कि संविधान कैसे बना और प्रस्तावना में भारत के मूल आदर्श क्या है। लेकिन सिर्फ आदर्शों से लोकतंत्र मजबूत नहीं होता। लोकतंत्र तब मजबूत होता है जब नागरिकों को कुछ ऐसे अधिकार मिले जिन्हें कोई सरकार आसानी से छीन न सके। इसी उद्देश्य से संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई। मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में दिए गए हैं। ये अनुच्छेद 12 से 35 तक फैले हुए हैं। इन अधिकारों का उद्देश्य नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा करना और सरकार की शक्तियों पर नियंत्रण रखना है। अगर किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है, तो वो अदालत की मदद ले सकता है। यही कारण है कि मौलिक अधिकारों को भारतीय लोकतंत्र की रीढ़ माना जाता है। सबसे पहले आता है समानता का अधिकार। ये अनुच्छेद 14 से 18 तक दिया गया है। अनुच्छेद 14 कहता है कि कानून की नज़र में सभी नागरिक समान हैं। चाहे कोई अमीर हो या गरीब, नेता हो या सामान्य नागरिक, कानून सबके लिए बराबर रहेगा। अनुच्छेद 15 धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान या वंश के आधार पर भेदभाव को रोकता है। इसका मतलब है कि किसी व्यक्ति के साथ केवल उसकी पहचान के आधार पर अन्याय नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 16 सरकारी नौकरियों में समान अवसर की बात करता है। हर योग्य व्यक्ति को सरकारी सेवा में आवेदन करने का अधिकार है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता को समाप्त करता है। भारतीय संविधान का ये बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद माना जाता है क्योंकि इसने सदियों पुरानी एक सामाजिक बुराई को समाप्त करने का प्रयास किया। अनुच्छेद 18 उपाधियों के अंत से संबंधित है। भारत में सरकार किसी व्यक्ति को ऐसी उपाधि नहीं दे सकती जो सामाजिक असमानता को बढ़ावा दे। इसके बाद आता है स्वतंत्रता का अधिकार। ये अनुच्छेद 19 से 22 तक दिया गया है। अनुच्छेद 19 सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेदों में से एक माना जाता है। ये नागरिकों को कई स्वतंत्रताएं देता है, जैसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा करने की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता, देश में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता, कहीं भी रहने की स्वतंत्रता और किसी भी वैध व्यवसाय को करने की स्वतंत्रता। लेकिन इन स्वतंत्रताओं पर कुछ उचित प्रतिबंध भी लगाए जा सकते हैं ताकि देश की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था बनी रहे। अनुच्छेद 20 अपराधों के संबंध में सुरक्षा प्रदान करता है। कोई भी व्यक्ति एक ही अपराध के लिए 2 बार दंडित नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है। समय के साथ सुप्रीम कोर्ट ने इस अनुच्छेद की व्यापक व्याख्या की है और इसे संविधान के सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेदों में से एक माना जाता है। स्वच्छ वातावरण, सम्मानजनक जीवन और कई अन्य अधिकार भी इसी अनुच्छेद से जुड़े माने गए हैं। अनुच्छेद 21A के तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिया गया। यह प्रावधान 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी और निरोध से संबंधित सुरक्षा प्रदान करता है। अब बात करते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार की। यह अनुच्छेद 23 और 24 में दिया गया है। अनुच्छेद 23 मानव तस्करी, बंधुआ मजदूरी और जबरन श्रम पर रोक लगाता है। कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से जबरदस्ती काम नहीं करा सकता। अनुच्छेद 24 कहता है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को खतरनाक उद्योगों और कारखानों में काम नहीं कराया जा सकता। ये बच्चों की सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रावधान है। इसके बाद आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये अनुच्छेद 25 से 28 तक दिया गया है। भारत एक पंथ निरपेक्ष देश है, इसलिए हर नागरिक को अपने धर्म को मानने, उसका पालन करने और उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 25 धार्मिक स्वतंत्रता देता है। अनुच्छेद 26 धार्मिक संस्थाओं के प्रबंधन से जुड़ा है। अनुच्छेद 27 कहता है कि किसी व्यक्ति को किसी विशेष धर्म के प्रचार के लिए कर देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 28 कुछ शैक्षणिक संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा से संबंधित प्रावधान बताता है।
अब आते हैं सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकारों पर। ये अनुच्छेद 29 और 30 में दिए गए हैं। भारत में अनेक भाषाएं, संस्कृतियां और परंपराएं हैं। संविधान इन विविधताओं की रक्षा करता है। अनुच्छेद 29 सांस्कृतिक पहचान की सुरक्षा करता है। अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों को अपनी शैक्षणिक संस्थाएं स्थापित करने और उनका प्रबंधन करने का अधिकार देता है। लेकिन अब एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल आता है। अगर सरकार ही इन अधिकारों का उल्लंघन कर दे, तो नागरिक क्या करेगा? यही कारण है कि संविधान में अनुच्छेद 32 को शामिल किया गया। अनुच्छेद 32 नागरिकों को सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार देता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे संविधान का हृदय और आत्मा कहा था, क्योंकि यदि अधिकार हैं लेकिन उनकी रक्षा का कोई तरीका नहीं है, तो वे अधिकार अधूरे रह जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट रिट जारी करके नागरिकों के अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं। यही मौलिक अधिकार भारतीय लोकतंत्र को मजबूत बनाते हैं। ये सिर्फ किताबों में लिखे नियम नहीं हैं, बल्कि हर नागरिक की स्वतंत्रता और सम्मान की सुरक्षा करने वाले शक्तिशाली साधन हैं। लेकिन संविधान केवल अधिकार ही नहीं देता, वो सरकार को ये भी बताता है कि देश को किस दिशा में आगे बढ़ाना है। इसी उद्देश्य से संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्वों को शामिल किया गया, जिनके बारे में हम आगे विस्तार से जानेंगे। अब तक हमने मौलिक अधिकारों के बारे में विस्तार से समझा, लेकिन संविधान बनाने वालों का उद्देश्य केवल नागरिकों को अधिकार देना नहीं था। उनका सपना एक ऐसे भारत का निर्माण करना था जहां सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय वास्तव में हर व्यक्ति तक पहुंचे। इसी सोच के साथ संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्व यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को शामिल किया गया। ये संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक दिए गए हैं। इनका मुख्य उद्देश्य सरकार को ये बताना है कि देश को किस दिशा में आगे बढ़ाना है। मौलिक अधिकारों और नीति निदेशक तत्वों में एक बड़ा अंतर है। मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर नागरिक अदालत जा सकता है, लेकिन नीति निदेशक तत्वों को अदालत में लागू नहीं कराया जा सकता। फिर भी ये देश के शासन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाते हैं, क्योंकि सरकारों की नीतियां इन्हीं सिद्धांतों को ध्यान में रखकर बनाई जाती हैं। अनुच्छेद 38 राज्य को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय स्थापित करने की प्रेरणा देता है। इसका उद्देश्य समाज में असमानता को कम करना है। अनुच्छेद 39 बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इसमें कहा गया है कि देश के संसाधनों का उपयोग सभी लोगों के हित में होना चाहिए। पुरुषों और महिलाओं को समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना चाहिए और बच्चों का शोषण नहीं होना चाहिए। अनुच्छेद 39 ए गरीब और कमजोर लोगों को न्याय उपलब्ध कराने की बात करता है। इसी विचार के आधार पर निःशुल्क कानूनी सहायता जैसी व्यवस्थाएं विकसित हुईं। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों की स्थापना को प्रोत्साहित करता है। बाद में 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया। अनुच्छेद 41 काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता से जुड़ा है। अनुच्छेद 42 श्रमिकों के लिए मानवीय कार्य परिस्थितियों और मातृत्व सहायता की बात करता है। अनुच्छेद 43 श्रमिकों के लिए सम्मानजनक जीवन स्तर सुनिश्चित करने की दिशा में मार्गदर्शन देता है। अनुच्छेद 43 ए उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी की बात करता है। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड से संबंधित है। ये भारत की राजनीति और न्याय व्यवस्था में लंबे समय से चर्चा का विषय रहा है। अनुच्छेद 45 बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा से जुड़ा था। हालांकि बाद में शिक्षा के अधिकार से संबंधित संशोधनों के बाद इसमें बदलाव किए गए। अनुच्छेद 46 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा की बात करता है। अनुच्छेद 47 पोषण स्तर और सार्वजनिक स्वास्थ्य सुधारने की जिम्मेदारी राज्य को देता है। अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन के विकास से संबंधित है। अनुच्छेद 48 ए पर्यावरण और वनों की सुरक्षा की बात करता है। पर्यावरण संरक्षण के लिए ये अनुच्छेद विशेष महत्व रखता है। अनुच्छेद 50 न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग रखने की बात करता है, ताकि न्याय व्यवस्था स्वतंत्र रह सके। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखता है। अब सवाल आता है कि जब नागरिकों को अधिकार दिए गए हैं, तो क्या उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है?
संविधान निर्माताओं ने शुरुआत में केवल अधिकारों पर अधिक ध्यान दिया था, लेकिन बाद में महसूस किया गया कि एक मजबूत लोकतंत्र के लिए नागरिकों के कर्तव्य भी जरूरी हैं। इसी कारण 1976 में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए। मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51A में दिए गए हैं। शुरुआत में इनकी संख्या 10 थी, लेकिन बाद में 86वें संविधान संशोधन के बाद एक और कर्तव्य जोड़ा गया और संख्या 11 हो गई। हर भारतीय नागरिक का कर्तव्य है कि वो संविधान का सम्मान करे, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करे, स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों को याद रखे, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे, देश की सेवा के लिए हमेशा तैयार रहे, सभी नागरिकों में भाईचारे की भावना बढ़ाए, महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध प्रथाओं का त्याग करे, हमारी सांस्कृतिक विरासत की रक्षा करे, प्राकृतिक पर्यावरण की सुरक्षा करे, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानवतावादी सोच को बढ़ावा दे, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करे और हिंसा से दूर रहे। इसके अलावा माता-पिता या अभिभावकों का यह कर्तव्य भी है कि वे 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा दिलाएं। अब यहाँ एक दिलचस्प बात आती है। मौलिक अधिकार, नीति निदेशक तत्व और मूल कर्तव्य तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मौलिक अधिकार नागरिकों को शक्ति देते हैं, नीति निदेशक तत्व सरकार को दिशा देते हैं और मूल कर्तव्य नागरिकों को जिम्मेदारी का एहसास कराते हैं। इसी संतुलन की वजह से भारतीय लोकतंत्र मजबूत बना हुआ है। अब तक हमने संविधान की प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, नीति निदेशक तत्व और मूल कर्तव्यों को समझ लिया है। लेकिन अब हम उस व्यवस्था की ओर बढ़ेंगे जो वास्तव में देश को चलाती है। आगे हम जानेंगे भारत के राष्ट्रपति के बारे में। राष्ट्रपति कौन होता है? उसका चुनाव कैसे होता है? उसकी शक्तियां क्या हैं? क्या राष्ट्रपति वास्तव में देश का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति होता है या फिर असली शक्ति किसी और के पास होती है? यहीं से भारतीय शासन व्यवस्था का सबसे रोचक हिस्सा शुरू होता है। अब तक हमने संविधान की बुनियाद को समझ लिया है। अब हम उस पद की बात करेंगे जिसे भारत का प्रथम नागरिक कहा जाता है। ये पद है राष्ट्रपति का। संविधान के अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति भारत का संवैधानिक प्रमुख होता है। इसका मतलब ये है कि देश के सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं, चाहे कानून बनाना हो, किसी विधेयक को मंजूरी देनी हो, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करनी हो या फिर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाना हो। इन सभी प्रक्रियाओं में राष्ट्रपति की भूमिका होती है। लेकिन यहाँ एक सवाल आता है, क्या राष्ट्रपति ही भारत का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति होता है? किताबों में देखने पर ऐसा लग सकता है, क्योंकि संविधान राष्ट्रपति को बहुत सी शक्तियां देता है। लेकिन संसदीय शासन प्रणाली में राष्ट्रपति सामान्यतः प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करता है। इसलिए राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख होता है, जबकि सरकार का वास्तविक संचालन प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद करती है। अब जानते हैं कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। राष्ट्रपति का चुनाव सीधे जनता नहीं करती। राष्ट्रपति का चुनाव एक विशेष निर्वाचन मंडल यानी इलेक्टोरल कॉलेज द्वारा किया जाता है। इसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। हालांकि कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी नया राष्ट्रपति पद ग्रहण करने तक वो अपने पद पर बना रह सकता है। राष्ट्रपति बनने के लिए कुछ योग्यताएं भी निर्धारित की गई हैं। उम्मीदवार भारत का नागरिक होना चाहिए। उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। वो लोकसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो और किसी लाभ के पद पर न हो। अब बात करते हैं राष्ट्रपति की शक्तियों की। सबसे पहले आती हैं कार्यपालिका शक्तियां। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति, मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के नाम से होती है। इसके बाद आती हैं विधायी शक्तियां। संसद का सत्र बुलाना, सत्रावसान करना और लोकसभा को भंग करना राष्ट्रपति की शक्तियों में शामिल है।
संसद द्वारा पारित कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद ही कानून बनता है। राष्ट्रपति के पास कुछ विशेष वीटो शक्तियां भी होती हैं। वो किसी विधेयक को मंजूरी दे सकता है, उसे रोक सकता है या पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। हालांकि यदि संसद दोबारा वही विधेयक पारित कर दे, तो राष्ट्रपति को उसे स्वीकार करना पड़ता है। अब बात करते हैं अध्यादेश की। जब संसद का सत्र नहीं चल रहा होता और किसी कानून की तुरंत आवश्यकता होती है, तब राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है। अध्यादेश की शक्ति कानून के बराबर होती है, लेकिन उसे बाद में संसद की मंजूरी लेनी होती है। राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां भी होती हैं। राष्ट्रपति दया याचिका पर निर्णय ले सकता है। वो कुछ मामलों में सजा को कम कर सकता है, स्थगित कर सकता है या माफ भी कर सकता है। अब आते हैं राष्ट्रपति की सबसे चर्चित शक्तियों पर, यानी आपातकालीन शक्तियां। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। यदि युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति उत्पन्न हो जाए तो राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। यदि किसी राज्य में संवैधानिक व्यवस्था विफल हो जाए तो वहां राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। हालांकि भारत में अब तक कभी वित्तीय आपातकाल लागू नहीं किया गया है। अब सवाल आता है कि अगर राष्ट्रपति अपना काम ठीक से न करे तो क्या उसे हटाया जा सकता है? जी हां, राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है। ये प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में दी गई है। यदि राष्ट्रपति पर संविधान के उल्लंघन का आरोप सिद्ध हो जाए, तो संसद विशेष प्रक्रिया के माध्यम से उसे पद से हटा सकती है। अब एक और महत्वपूर्ण पद की बात करते हैं, उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति का उल्लेख अनुच्छेद 63 में किया गया है। भारत में एक उपराष्ट्रपति भी होता है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल भी 5 वर्ष का होता है। उपराष्ट्रपति का सबसे महत्वपूर्ण कार्य राज्यसभा का पदेन सभापति होना है, यानी राज्यसभा की कार्यवाही का संचालन उपराष्ट्रपति करता है। यदि राष्ट्रपति का पद खाली हो जाए, राष्ट्रपति इस्तीफा दे दे, मृत्यु हो जाए या किसी कारणवश अपने कार्य करने में असमर्थ हो, तो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करता है। अब यहां तक तो हमने देश के संवैधानिक प्रमुख को समझ लिया, लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल आता है। अगर राष्ट्रपति वास्तविक शासन नहीं चलाता, तो फिर देश को वास्तव में चलाता कौन है? यहीं से शुरू होती है प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद की कहानी, जिन्हें भारतीय शासन व्यवस्था का वास्तविक केंद्र माना जाता है। आगे हम विस्तार से जानेंगे कि प्रधानमंत्री कैसे चुना जाता है, उसकी शक्तियां क्या हैं और आखिर उसे भारतीय राजनीति का सबसे शक्तिशाली पद क्यों कहा जाता है। अब तक हमने राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को समझ लिया है, लेकिन जैसा कि हमने पिछले भाग में जाना, भारत की संसदीय व्यवस्था में वास्तविक कार्यपालिका राष्ट्रपति नहीं बल्कि प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद होती है। यही वो व्यवस्था है जो रोजमर्रा के शासन को चलाती है, नीतियां बनाती है और देश की दिशा तय करती है। संविधान के अनुच्छेद 74 में कहा गया है कि राष्ट्रपति की सहायता और सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री और मंत्रियों की नियुक्ति से संबंधित है। अब सवाल आता है कि प्रधानमंत्री बनता कैसे है? लोकसभा चुनाव के बाद जिस दल या गठबंधन को बहुमत मिलता है, उसका नेता सामान्यतः प्रधानमंत्री बनता है। राष्ट्रपति उसे प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाता है। इसके बाद प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। प्रधानमंत्री बनने के लिए व्यक्ति का संसद का सदस्य होना जरूरी है। यदि नियुक्ति के समय वो सांसद नहीं है, तो उसे 6 महीने के भीतर लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य बनना पड़ता है। प्रधानमंत्री का कार्यकाल संविधान में निश्चित नहीं किया गया है। वो तब तक पद पर बना रहता है जब तक उसे लोकसभा का विश्वास प्राप्त है। जैसे ही लोकसभा में बहुमत समाप्त होता है, प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ सकता है। अब जानते हैं कि प्रधानमंत्री को भारतीय शासन व्यवस्था का सबसे शक्तिशाली पद क्यों कहा जाता है। सबसे पहले, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है। कौन मंत्री बनेगा, किसे कौन सा मंत्रालय मिलेगा
और मंत्रिपरिषद में कौन रहेगा, इन सभी मामलों में प्रधानमंत्री की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है, सरकार की नीतियों का निर्माण करता है, विभिन्न मंत्रालयों के बीच समन्वय स्थापित करता है और प्रशासनिक कार्यों की निगरानी करता है। राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच मुख्य कड़ी भी प्रधानमंत्री ही होता है। राष्ट्रपति को सरकार के निर्णयों की जानकारी देना प्रधानमंत्री का कर्तव्य है। प्रधानमंत्री संसद में सरकार का प्रमुख प्रतिनिधि भी होता है। संसद में सरकार की नीतियों का बचाव करना और महत्वपूर्ण विधेयकों को आगे बढ़ाना उसकी जिम्मेदारी होती है। अब बात करते हैं मंत्रिपरिषद की। मंत्रिपरिषद मुख्य रूप से 3 स्तरों में विभाजित होती है। पहला, कैबिनेट मंत्री, दूसरा, राज्य मंत्री और तीसरा, उप मंत्री। इनमें सबसे महत्वपूर्ण कैबिनेट मंत्री होते हैं। रक्षा, गृह, वित्त, विदेश जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालय सामान्यतः कैबिनेट मंत्रियों के पास होते हैं। सरकार के बड़े फैसले कैबिनेट बैठकों में लिए जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं संसद की ओर। भारत में संसद देश की सर्वोच्च विधायिका है। संविधान का अनुच्छेद 79 संसद की व्यवस्था से संबंधित। भारतीय संसद 3 भागों से मिलकर बनती है: राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा को संसद का निचला सदन कहा जाता है, जबकि राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। सबसे पहले बात करते हैं लोकसभा की। लोकसभा को जनता का सदन भी कहा जाता है, क्योंकि इसके सदस्य सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं। लोकसभा का सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। हालांकि आपातकाल जैसी विशेष परिस्थितियों में इसे बढ़ाया जा सकता है। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 552 निर्धारित की गई थी। हालांकि वर्तमान व्यवस्था में निर्वाचित सदस्यों की संख्या अलग संरचना के अनुसार होती है। लोकसभा का सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी लोकसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर होता है। अध्यक्ष सदन की कार्यवाही चलाता है और व्यवस्था बनाए रखता है। लोकसभा की शक्तियां बहुत महत्वपूर्ण हैं। धन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। यदि लोकसभा अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दे तो पूरी सरकार गिर सकती है। अब बात करते हैं राज्यसभा की। राज्यसभा को राज्यों की परिषद भी कहा जाता है। इसके सदस्य सीधे जनता द्वारा नहीं चुने जाते। राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राज्यसभा सदस्यों का चुनाव करते हैं। राज्यसभा एक स्थायी सदन है। इसे कभी भंग नहीं किया जाता। इसके 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त होते हैं और नए सदस्य चुने जाते हैं। प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं और राज्यसभा की कार्यवाही का संचालन करते हैं। अब सवाल आता है कि कानून कैसे बनता है। जब कोई विधेयक संसद में प्रस्तुत किया जाता है तो उसे दोनों सदनों से पारित होना पड़ता है। इसके बाद वो राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के बाद वो विधेयक कानून बन जाता है। हालांकि धन विधेयक के मामले में लोकसभा की स्थिति अधिक मजबूत होती है। राज्यसभा केवल सुझाव दे सकती है, लेकिन अंतिम निर्णय लोकसभा का माना जाता है। यहीं से हमें समझ आता है कि संसद केवल बहस करने की जगह नहीं है, बल्कि देश के कानून बनाने वाली सबसे महत्वपूर्ण संस्था है। लेकिन कानून बनाने के बाद एक और महत्वपूर्ण काम बचता है। यदि किसी कानून को लेकर विवाद हो जाए, किसी नागरिक के अधिकारों का उल्लंघन हो जाए या सरकार संविधान के खिलाफ काम करे, तो अंतिम फैसला कौन करेगा? यहीं से शुरू होती है भारतीय न्यायपालिका की कहानी। आगे हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, न्यायाधीशों की नियुक्ति, कार्यकाल, शक्तियां और न्यायिक समीक्षा जैसी महत्वपूर्ण व्यवस्थाओं को विस्तार से समझेंगे। अब तक हमने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और संसद को समझ लिया है। लेकिन किसी भी लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए एक स्वतंत्र न्यायपालिका का होना बेहद जरूरी होता है। अगर सरकार गलत कानून बना दे, किसी नागरिक के अधिकारों का उल्लंघन हो जाए या संविधान की व्याख्या को लेकर विवाद पैदा हो जाए, तो अंतिम निर्णय न्यायपालिका ही करती है। भारत में न्यायपालिका को संविधान का रक्षक माना जाता है। भारतीय न्यायपालिका का सबसे ऊंचा स्तर सुप्रीम कोर्ट है।
सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 124 से 147 तक किया गया है। सुप्रीम कोर्ट भारत की सर्वोच्च अदालत है। इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी। इससे पहले देश की सर्वोच्च न्यायिक संस्था फेडरल कोर्ट थी। सुप्रीम कोर्ट का मुख्यालय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में स्थित है। अब सवाल आता है कि सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश कैसे बनते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी सीजेआई कहा जाता है। मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने के लिए व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए। वह कम से कम 5 वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो या कम से कम 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय में वकालत कर चुका हो। इसके अलावा राष्ट्रपति किसी प्रतिष्ठित विधि विशेषज्ञ को भी न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बने रहते हैं। अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों की। सबसे पहली शक्ति है मूल क्षेत्राधिकार यानी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। यदि केंद्र और राज्य के बीच विवाद हो जाए या दो राज्यों के बीच कोई संवैधानिक विवाद उत्पन्न हो जाए तो मामला सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। दूसरी शक्ति है अपीलीय क्षेत्राधिकार यानी एपेलेट जुरिस्डिक्शन। यदि किसी व्यक्ति को हाई कोर्ट के निर्णय से असंतोष हो तो वह सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। तीसरी शक्ति है परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार यानी एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति किसी महत्वपूर्ण कानूनी या संवैधानिक प्रश्न पर सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकता है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण शक्ति की बात करते हैं, न्यायिक समीक्षा यानी जुडिशियल रिव्यू। इस शक्ति के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट किसी कानून या सरकारी निर्णय की जांच कर सकता है। यदि वह संविधान के खिलाफ पाया जाता है तो सुप्रीम कोर्ट उसे रद्द कर सकता है। यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट को संविधान का संरक्षक कहा जाता है। अब बात करते हैं रिट्स की। मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी कर सकते हैं: हेबियस कॉर्पस, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार पृच्छा और उत्प्रेषण। प्रतियोगी परीक्षाओं में इन रिट्स से संबंधित प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। अब सवाल आता है कि अगर कोई न्यायाधीश गलत काम करे तो क्या उसे हटाया जा सकता है? जी हां, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को महाभियोग जैसी विशेष प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है। ये प्रक्रिया काफी कठिन रखी गई है ताकि न्यायपालिका की स्वतंत्रता बनी रहे। अब आगे बढ़ते हैं हाई कोर्ट की ओर। संविधान के अनुच्छेद 214 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा। हालांकि कुछ राज्यों के लिए एक ही हाईकोर्ट भी हो सकता है। हाईकोर्ट राज्य की सर्वोच्च अदालत होती है। हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। हाईकोर्ट के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु 62 वर्ष होती है। यही एक महत्वपूर्ण अंतर है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश 65 वर्ष तक और हाईकोर्ट के न्यायाधीश 62 वर्ष तक पद पर बने रहते हैं। हाईकोर्ट को भी रिट जारी करने की शक्ति प्राप्त है। कई मामलों में नागरिक सीधे हाईकोर्ट जा सकते हैं। अब बात करते हैं भारत की अधीनस्थ न्यायपालिका की। हाईकोर्ट के नीचे जिला न्यायालय, सत्र न्यायालय, सिविल न्यायालय और विभिन्न स्थानीय अदालतें होती हैं। यहीं पर अधिकांश मामलों की सुनवाई शुरू होती है। अब तक हमने विधायिका यानी संसद, कार्यपालिका यानी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री तथा न्यायपालिका यानी अदालतों को समझ लिया है। लेकिन लोकतंत्र का एक और महत्वपूर्ण स्तंभ है चुनाव। अगर चुनाव निष्पक्ष नहीं होंगे तो लोकतंत्र मजबूत नहीं रह सकता। इसीलिए संविधान में एक स्वतंत्र निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई। अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग से संबंधित है। निर्वाचन आयोग का काम देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना है। लोकसभा चुनाव, राज्य विधानसभा चुनाव, राष्ट्रपति चुनाव और उपराष्ट्रपति चुनाव का संचालन निर्वाचन आयोग ही करता है। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। निर्वाचन आयोग का महत्व इसलिए भी बहुत अधिक है क्योंकि लोकतंत्र की पूरी व्यवस्था जनता के मतदान पर आधारित है। अब यहां एक महत्वपूर्ण सवाल आता है, अगर किसी समय देश पर युद्ध का खतरा मंडराने लगे, किसी राज्य में संवैधानिक व्यवस्था पूरी तरह विफल हो जाए
या देश गंभीर आर्थिक संकट में फंस जाए, तो क्या होगा? क्या सामान्य नियमों से ऐसी परिस्थितियों का सामना किया जा सकता है? संविधान निर्माताओं ने इस स्थिति के बारे में भी सोचा था। इसीलिए संविधान में आपातकालीन प्रावधान जोड़े गए। आगे हम राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन, वित्तीय आपातकाल, संविधान संशोधन और महत्वपूर्ण अनुसूचियों को विस्तार से समझेंगे। अब हम भारतीय संविधान के उस भाग में प्रवेश कर रहे हैं जिसके बारे में प्रतियोगी परीक्षाओं में सबसे अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। ये विषय है आपातकाल। प्रावधान। संविधान निर्माताओं का मानना था कि सामान्य परिस्थितियों में लोकतांत्रिक व्यवस्था सबसे अच्छी तरह काम करती है, लेकिन कुछ स्थितियां ऐसी हो सकती हैं जब देश को असाधारण शक्तियों की आवश्यकता पड़े। इसी कारण संविधान में आपातकाल की व्यवस्था की गई। सबसे पहले आता है राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल का उल्लेख अनुच्छेद 352 में किया गया है। यदि भारत पर युद्ध हो जाए, बाहरी आक्रमण हो या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति पैदा हो जाए, तो राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति करता है, लेकिन यह निर्णय मंत्रिपरिषद की लिखित सलाह पर आधारित होता है। राष्ट्रीय आपातकाल लागू होने पर केंद्र सरकार की शक्तियां काफी बढ़ जाती हैं। संसद को राज्यों से संबंधित विषयों पर भी कानून बनाने का अधिकार मिल जाता है। कुछ मौलिक अधिकारों पर भी प्रभाव पड़ सकता है। भारत में अब तक राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार लगाया गया है। पहली बार 1962 में चीन युद्ध के दौरान, दूसरी बार 1971 में पाकिस्तान युद्ध के समय और तीसरी बार 1975 में आंतरिक अशांति के आधार पर लगाया गया था। अब बात करते हैं राष्ट्रपति शासन की। राष्ट्रपति शासन का उल्लेख अनुच्छेद 356 में किया गया है। यदि किसी राज्य में संवैधानिक व्यवस्था विफल हो जाए और राज्य सरकार संविधान के अनुसार कार्य करने में असमर्थ हो जाए, तो राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। इस स्थिति में राज्य की कार्यपालिका की शक्तियां राष्ट्रपति के अधीन आ जाती हैं और राज्य विधानसभा को निलंबित या भंग किया जा सकता है। प्रतियोगी परीक्षाओं में अनुच्छेद 356 से संबंधित प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं, क्योंकि ये भारतीय संघीय व्यवस्था से जुड़ा एक महत्वपूर्ण प्रावधान है। अब तीसरा प्रकार है वित्तीय आपातकाल। इसका उल्लेख अनुच्छेद 360 में किया गया है। यदि भारत की वित्तीय स्थिरता या साख को गंभीर खतरा उत्पन्न हो जाए, तो वित्तीय आपातकाल घोषित किया जा सकता है। वित्तीय आपातकाल की स्थिति में केंद्र सरकार राज्यों को वित्तीय निर्देश दे सकती है और सरकारी कर्मचारियों तथा न्यायाधीशों के वेतन में भी कटौती की जा सकती है। एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि भारत में आज तक कभी भी वित्तीय आपातकाल लागू नहीं किया गया है। अब एक सवाल आता है, क्या संविधान हमेशा एक जैसा रहता है? नहीं। समय के साथ समाज बदलता है, तकनीक बदलती है, अर्थव्यवस्था बदलती है और नई चुनौतियां सामने आती हैं। इसलिए संविधान में संशोधन की व्यवस्था भी की गई है। संविधान संशोधन का उल्लेख अनुच्छेद 368 में किया गया है। संविधान संशोधन का अर्थ है संविधान में परिवर्तन करना। कुछ संशोधन साधारण बहुमत से किए जा सकते हैं, कुछ विशेष बहुमत से और कुछ मामलों में संसद के साथ-साथ राज्यों की मंजूरी भी आवश्यक होती है। अब कुछ महत्वपूर्ण संशोधनों को समझते हैं। 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया था। इसे अक्सर मिनी संविधान कहा जाता है, क्योंकि इसके माध्यधान से संविधान में बहुत बड़े बदलाव किए गए थे। इसी संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। इसी संशोधन द्वारा मूल कर्तव्यों को भी संविधान में शामिल किया गया। 44वां संविधान संशोधन 1978 में किया गया। इसके माध्यम से आपातकाल संबंधी कई प्रावधानों में बदलाव किए गए और कुछ अधिकारों को अधिक सुरक्षा प्रदान की गई। 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। इसके माध्यम से ग्रामीण स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा मिला। 74वां संविधान संशोधन नगर पालिकाओं से संबंधित है और शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक आधार प्रदान करता है। 86वां संविधान संशोधन अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके माध्यम से शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया
और अनुच्छेद 21A अस्तित्व में आया। अब बात करते हैं अनुसूचियों की। संविधान में अनुसूचियां यानी शेड्यूल्स भी दी गई हैं। वर्तमान में संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। पहली अनुसूची राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है। दूसरी अनुसूची राष्ट्रपति, राज्यपाल, न्यायाधीशों तथा अन्य महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन और भत्तों से संबंधित है। तीसरी अनुसूची शपथ और प्रतिज्ञाओं से संबंधित है। चौथी अनुसूची राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधित्व से संबंधित है। पांचवी अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन से जुड़ी है। छठी अनुसूची पूर्वोत्तर भारत के कुछ जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। सातवीं अनुसूची बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची दी गई हैं। संघ सूची के विषयों पर केवल संसद कानून बना सकती है। राज्य सूची के विषयों पर सामान्यतः राज्य विधानमंडल कानून बनाते हैं। समवर्ती सूची के विषयों पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। आठवीं अनुसूची भारत की मान्यता प्राप्त भाषाओं से संबंधित है। नौवीं अनुसूची कुछ विशेष कानूनों की सुरक्षा के लिए बनाई गई थी। 10वीं अनुसूची दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। 11वीं अनुसूची पंचायती राज के विषयों से जुड़ी है। 12वीं अनुसूची नगर पालिकाओं के कार्यों से संबंधित है। अब तक हमने संविधान निर्माण, प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, नीति निदेशक तत्व, मूल कर्तव्य, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद, न्यायपालिका, निर्वाचन आयोग, आपातकाल, संविधान संशोधन और अनुसूचियों को समझ लिया है। यानी भारतीय संविधान की लगभग पूरी बुनियादी संरचना अब हमारे सामने है। अब हम पूरी पॉलिटी का आसान रिवीजन करेंगे, महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को एक बार फिर जोड़ेंगे और उन तथ्यों को समझेंगे जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। सबसे पहले याद रखिए कि भारतीय संविधान की शक्ति का स्रोत हम भारत के लोग हैं। इसका मतलब है कि संविधान की असली ताकत जनता है। सरकार जनता से शक्ति प्राप्त करती है और संविधान के अनुसार काम करती है। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, जबकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था और इसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, जिन्हें भारतीय संविधान का शिल्पकार कहा जाता है। संविधान को बनाने में 2 वर्ष, 11 माह, 18 दिन लगे। संविधान 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। इसी कारण 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस और 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। अब कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को तेजी से दोहराते हैं। अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार दिए गए हैं। अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता। अनुच्छेद 15 भेदभाव का निषेध। अनुच्छेद 16 सरकारी नौकरियों में समान अवसर। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 21A शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 23 मानव तस्करी और बंधुआ मजदूरी पर रोक। अनुच्छेद 24 बाल श्रम पर रोक। अनुच्छेद 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 29 और 30 सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचार का अधिकार, जिसे डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। अब नीति निदेशक तत्वों की बात करें तो ये अनुच्छेद 36 से 51 तक दिए गए हैं। ये सरकार को दिशा देते हैं कि देश को किस प्रकार आगे बढ़ाना है, जबकि अनुच्छेद 51A में मूल कर्तव्य दिए गए हैं। अब राष्ट्रपति से जुड़े अनुच्छेद याद करते हैं। अनुच्छेद 52 भारत में राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का चुनाव। अनुच्छेद 61 महाभियोग की प्रक्रिया। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति भारत का संवैधानिक प्रमुख होता है,
लेकिन वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद होती है। उपराष्ट्रपति का उल्लेख अनुच्छेद 63 में किया गया है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अब प्रधानमंत्री से जुड़े महत्वपूर्ण अनुच्छेद। अनुच्छेद 74, राष्ट्रपति की सहायता और सलाह के लिए मंत्रिपरिषद। अनुच्छेद 75, प्रधानमंत्री और मंत्रियों की नियुक्ति। प्रधानमंत्री को भारतीय शासन व्यवस्था का वास्तविक प्रमुख माना जाता है। मंत्रिपरिषद उसी के नेतृत्व में काम करती है। अब संसद की बात करते हैं। अनुच्छेद 79 संसद की संरचना से संबंधित है। भारतीय संसद 3 भागों से मिलकर बनती है: राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा जनता का सदन है। इसके सदस्य सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं। इसका सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राज्यसभा राज्यों की परिषद कहलाती है। ये एक स्थायी सदन है और कभी भंग नहीं होती। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है तथा प्रत्येक 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। अब न्यायपालिका की बात करते हैं। अनुच्छेद 124 सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है। सुप्रीम कोर्ट भारत की सर्वोच्च अदालत है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु 65 वर्ष होती है। हाई कोर्ट का उल्लेख अनुच्छेद 214 में किया गया है। हाई कोर्ट के न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु तक पद पर बने रहते हैं। न्यायपालिका की सबसे बड़ी विशेषता उसकी स्वतंत्रता है। इसी कारण वो संविधान की रक्षा कर पाती है। अब निर्वाचन आयोग की बात करते हैं। अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग से संबंधित है। देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाने की जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग की होती है। अब आपातकाल के महत्वपूर्ण अनुच्छेद। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल। अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल। प्रतियोगी परीक्षाओं में ये अनुच्छेद अक्सर पूछे जाते हैं, इसलिए इन्हें विशेष रूप से याद रखना चाहिए। अब संविधान संशोधन की बात करते हैं। अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन से संबंधित है। 42वां संशोधन मिनी संविधान। 44वां संशोधन आपातकाल संबंधी सुधार। 73वां संशोधन पंचायती राज। 74वां संशोधन नगर पालिकाएं। 86वां संशोधन शिक्षा का अधिकार। अब 7वीं अनुसूची को विशेष रूप से याद रखिए क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण है। इसी में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची दी गई हैं। संघ सूची के विषयों पर केवल संसद कानून बना सकती है। राज्य सूची के विषयों पर राज्य सरकारें कानून बनाती हैं। समवर्ती सूची के विषयों पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। अगर पूरे अध्याय को एक लाइन में समझना हो तो कहा जा सकता है कि भारतीय संविधान देश को चलाने का पूरा ढांचा है। ये नागरिकों को अधिकार देता है, उनके कर्तव्य बताता है, सरकार की शक्तियां तय करता है, न्यायपालिका को स्वतंत्र बनाता है और लोकतंत्र को मजबूत बनाए रखता है। यही कारण है कि भारतीय संविधान को दुनिया के सबसे विस्तृत और सबसे प्रभावशाली संविधानों में गिना जाता है। और अब जब आपने संविधान की ये पूरी यात्रा शुरू से अंत तक समझ ली है, तो एक लाइक तो बनता है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, शायद आपके सिलेक्शन में थोड़ी मदद मिल जाएगी। चलो, मिलते हैं अगली जीके जीएस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।